वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या मतलब कहना क्या चाहते हो? छांगा ने उसे घूरा। अगर अगवा या कत्ल होने वाला कोई आम आदमी होता तो पुलिस वाले उस केस का फाइल कहीं रख कर भूल जाते, मगर वो एक डीएसपी था, पुलिस का एक आला ऑफिसर। ये महकमा उसे आसानी से नहीं भूलेगा। कातिल का सुराग लगाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर डालेंगे। शार्क ने जवाब दिया, हाँ मैं उन पुलिस वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। छांगे ने कहा, वो 4 दिन सरगर्मी दिखाएंगे और फिर उनका जो खरोश ठंडा हो जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हाँ एहतियात की जरूरत जरूर है। एहतियात? शार्क ने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हूँ। मेरी हमाकत से पुलिस वालों को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल गया है। कौन सा रास्ता? छांगा ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बेरी हमाकत से सिरिंज कोट, स्टेथोस्कोप और एनक पुलिस को मिल गई है। ये चीजें फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन को भेज दी गई हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद वो लोग जरा सी मेहनत से पुलिस रिकॉर्ड से ये पता चला सकते हैं कि उंगलियों भी ये निशान किसके हैं। और फिर हर थाने में मेरी तस्वीर लगी हुई नजर आई थी। शार्क ने कहा, पुलिस वाले इतनी मेहनत नहीं करते। छांगा बोला, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा खौफ है तो चंद रोज के लिए शहर से बाहर चले जाओ, मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाना। और अगर मेरी तस्वीर अखबारात को जारी कर दी गई तो पूरे मुल्क में मेरी तलाश शुरू हो जाएगी। शार्क ने जवाब दिया, तू वाकई डर गए हो शार्क बाबू। छांगा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ऐसा करो कि चंद रोज के लिए फैसलाबाद चले जाओ, हमीदे के पास। तुम हमीदे से तो मिल चुके हो ना, मेरा नाम लेना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और अपना हुलिया शुलिया जरा बदल लो ताकि कोई पहचान न सके। छांगे का मशवरा माकूल था। शार्क चलने में सोचता रहा, फिर उसके मशवरे पर अमल करना ही उसे मुनासिब लगा। कोई रकम शकम चाहिए तो ले लो, छांगे ने कहा। वैसे जरूरत पड़ने पर तुम हमीदे से भी मेरे नाम पर जितनी रकम चाहो ले सकते हो, मेरा और उसका हिसाब चलता ही रहता है। ठीक है, मैं कल सुबह ही फैसलाबाद चला जाऊंगा, शार्क ने कहा। छांगे ने कमीज के नीचे शलवार की जेब से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। जब यहाँ के हालात ठीक होंगे ना तो मैं तुम्हें पैगाम भिजवा दूंगा। वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, और घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर बाद शार्क छांगे के डेरे से निकल गया। वो मजन चौक से रिक्शे में बैठकर सीधा बागबानपुरा पहुंच गया। जब वो घर पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। बेल बजाने पर दरवाजा शायद ही ने खोला था, लेकिन मरियम और रजिया भी आवाज सुनकर जाग गई थी। उनमें से किसी ने भी ये नहीं पूछा था कि वो इस वक्त कहाँ से आया है। वो उसके कई रोज गायब रहने और बेवक्त आमदोरिफ्त की आदी हो चुके थे। माँ जी, मैं चंद रोज के लिए कराची जा रहा हूँ, शार्क ने मरियम की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है इस मर्तबा कई रोज लग जाएं। आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरा ध्यान तो हर वक्त तुम्हारी तरफ रहता है पुत्र, मरियम ने कहा। कोई और काम शुरू नहीं कर देते कि आराम से एक जगह टिक कर बैठ सको? अब जो काम शुरू कर रखे उसे समेटना बड़ा मुश्किल है माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। फिर रजिया की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? उसमें मेरे 2-3 जोड़े कपड़े रख दो। कब जाने आप? रजिया ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुबह सवेरे ही निकल जाऊंगा, शार्क ने जवाब दिया। सुबह आपका ब्रीफकेस तैयार मिलेगा, रजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर रजिया और मरियम अपने कमरे में चली गई। शार्क ने दरवाजा बंद कर लिया और पतलून की जेब से पिस्तौल निकालकर अलमारी के सेब वाले खाने में रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुल गई। किचन की तरफ से बर्तनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। उसी वक्त रदिया भी अपने कमरे से निकल आई। मैं आप ही को जगाने के लिए आ रही थी, रदिया ने कहा। आप मुंह हाथ धो लें, शायद नाश्ता तैयार कर रहा है, मैं आपके कपड़े ब्रीफकेस में रख देती हूँ। शार्क बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर निकला तो शायद किचन से आवाज लगाई, लाइट आपके कमरे में ही ले आऊं भाई? हाँ ले आओ, शार्क कहते हुए अपने कमरे में आ गया। रविया उसके 3-4 जोड़े ब्रीफकेस में रख चुकी थी। वो बाथरूम से जाकर उसका टूथब्रश और पेस्ट वगैरह भी ले आई। इसी दौरान शायद नाश्ता ले आया। शार्क पलंग पर बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद उसने रविया को कमरे से निकाल दिया और दरवाजा बंद करके लिबास तब्दील करने लगा। और फिर 7 बजे के लगभग वो मरियम और रविया से रुखसत होकर घर से निकल गया। गलियों से निकलकर जीटी रोड पर आते ही उसे तांगा मिल गया। तांगे में 4 सवारियां पहले ही से बैठी हुई थी और कोचवान टेशन की आवाज लगा रहा था। जीटी रोड पर स्टेशन के अगबी सिम सीढ़ियों के सामने वो तांगे से उतर गया और पुल्ला बोर करके वो स्टेशन के सामने वाले रुख पर आ गया। वो बरीफ के हाथ में लटकाए तेज से कदम उठाता हुआ स्टेशन के सामने जीटीएस के अड्डे की तरफ बढ़ गया। फैसलाबाद की एक बस इस वक्त अड्डे से निकल रही थी। बस भरी हुई थी। दूसरी बस आधे घंटे बाद रवाना होने वाली थी। शार्क एक बेंच पर बैठ गया और बुकिंग विंडो के सामने मुसाफिरों की लाइन लगते देखकर वो भी उठकर लाइन में खड़ा हो गया। इसी दौरान 2 पुलिस वाले टहलते हुए उस तरफ निकल आए
वो इस तरह नजरें घुमा घुमा कर लोगों को देख रहे थे जैसे किसी शिकार की तलाश हो। उनमें से एक ने शार्क की तरफ देखा। शार्क ने एकदम मुंह फेर लिया। उसके दिल में चोट था। खौफ की लहर उसके पूरे जिस्म में सराइत कर गई। उसे यूं लगा जैसे इन पुलिस वालों को इसी की तलाश हो। उसने 2 दिन से शेव नहीं बनाया था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो अपने आप को मशकूक समझने पर मजबूर हो रहा था। शार्क के आगे तकरीबन उसी की उम्र का एक देहाती नौजवान खड़ा था। उसने धोती और मलमल का कुर्ता पहन रखा था। पैरों में स्याह जूते थे। चेहरे से वो देहाती कोई शरीफ आदमी ही लगता था। उसने भी अटैची केस नुमा स्याह रंग का पुराना सा ब्रीफ केस उठा रखा था। ओए इधर आओ तुम, एक पुलिस वाले ने उस देहाती नौजवान को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? देहाती नौजवान ने कांस्टेबल को घूरा। इधर आओ ना, बताता हूँ क्या बात है। कांस्टेबल ने कहते हुए उसे बाजू से पकड़ दिया और लाइन से निकाल कर एक तरफ ले गया। लाइन में खड़े हुए लोगों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। वो पुलिस वाले उसे बुकिंग ऑफिस के पिछली तरफ ले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो देहाती नौजवान वापिस आ गया। क्या बात है, ये लोग क्यों ले गए थे तुम्हें? शार्क ने पूछा। ऐसे ही जग्गा टैक्स वसूल करते फिर रहे हैं, नौजवान ने नागवार से लहजे में जवाब दिया। जराइम पेशा लोगों से इनकी हवास उकड़ती है और शरीफ लोगों को परेशान करती है। यही तो हमारी बदकिस्मती है। लाइन में आगे खड़ा हुआ एक आदमी बोला। हमारे यहाँ तो लोग पुलिस में भर्ती लूट मार करने के लिए ही होते हैं। इन पुलिस वालों को दोबारा इस तरफ आते देखकर लोग खामोश हो गए। बस कुछ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शार्क ने एक बार फिर मुंह फेर लिया। वो कांस्टेबल जिसने पहली मर्तबा शार्क को देखा था उसके करीब आ गया। शार्क के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं इसकी तलाश तो शुरू नहीं होगी। ओए तुम बार बार मुंह क्यों छुपा रहे हो? मेरी तरफ देखो, जरा चेहरा तो दिखाओ। कांस्टेबल ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ना कोई चोर हूं और ना डाकू और ना ही पेडू। शार्क ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कदरे सख्त लेने में कहा। लोगों को इस तरह परेशान करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो बाबू, पुलिस वाले ने उसे घूरा। गर्म होने की जरूरत नहीं, ले जाकर सारी गर्मी तेरी दूर कर दूंगा, समझे? चलो जरा तुम्हारी थानेदार भी देख लूं। तुम्हारी पेटी ना उतरवा दूं तो नाम बदल देना। शार्क का लहजा पहले से ज्यादा सख्त था। पुलिस वाले के चेहरे के तासरात बदल गए। शार्क का ये नफ्सियाती हरबा कामयाब रहा। पुलिस वाला उसके लहजे से बुदक गया। लाइन में आगे खड़े हुए एक शख्स ने करीब आकर शार्क का बाजू पकड़ लिया। छोड़ो यार, किन आराम खोरों के मुंह लग रहे हो। इनका तो काम ही ये है। आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी पेटी उतरवा दूंगा और फिर ये मिन्नतें करता फिरेगा। शार्क ने पुलिस वाले को घूरते हुए कहा। अब छोड़ भी दे बाऊ। दूसरे पुलिस वाले ने कहा। इसे कितनी मर्तबा समझाया है कि बशर देख कर बात किया करे, ये भी क्या करे। सरकार जो तनख्वाह देती है इससे तो घर का खर्चा पूरा नहीं होता। फुटपाथ पर चादर बिछा दिया करो, खर्चा पूरा हो जाया करेगा। लाइन में से किसी और ने कहा। पुलिस वाले ने घूरकर उस शख्स की तरफ देखा जिसने ये जुमला कहा था। फिर वो खामोशी से खिसक कर उस तरफ चले गए थे जहां सियालकोट की बस खड़ी की। थोड़ी देर बाद फैसलाबाद के लिए बस स्टैंड पर आ गई और उसके साथ ही बुकिंग विंडो खुल गई। लोग टिकटें ले लेकर बस में सवार होने लगे और चंद ही मिनट में बस भर गई। शार्क के साथ वाली सिर्फ एक सीट खाली थी और फिर एक औरत बस में दाखिल हुई और दरवाजे में रुककर इधर उधर देखने लगी। बस में औरतें भी थी, लेकिन कोई सीट खाली नहीं थी जहां वो औरत किसी औरत के साथ बैठ सकती। सिर्फ शार्क के साथ वाली एक सीट खाली थी। वो औरत गहरा सांस लेते हुए उस तरफ आ गई। अगर आप इस तरफ आ जाएं तो मैं खिड़की की तरफ बैठ जाती हूँ। वो औरत शार्क की सीट के करीब रुक कर बोली। ओह जरूर। शार्क ने कहते हुए उस औरत की तरफ देखा। उसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। कदरे दराज कामत, भरपूर जिस्म और चेहरे के दिलकश नकूश। कानों में हवेदी और स्याह रेशमी बाल जो एक चुटिया की सूरत में कमर तक लटके हुए थे। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था और दुपट्टा गले का हार बना हुआ था। उसके हाथ में सफरी बैग था जो उसने ऊपर शेल्फ पर रख दिया था। शार्क सीट से उठकर बाहर आ गया। वो औरत सिमट कर खिड़की के साथ लग गई और शार्क उसके साथ इस तरह बैठा कि उन दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला था। उसके लिबास उठने वाली बीनी बीनी महक शार्क पर सहरसा तारी कर रही थी। चंद सेकंड बाद बस स्टार्ट होकर अड्डे से निकल आई और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई रावी के पुल पर आ गई। उससे आगे शाहदरा के स्टॉप पर 1 मिनट को रुकी और फिर शेखुपुरा रोड पर दौड़ने लगी। बस को लगने वाले हल्के हल्के झटकों की वजह से शार्क और उस औरत के दरमियान चंद इंच का फासला भी बीत गया। ये 2 आदमियों की सीट थी और बीच में फासला रखना मुमकिन नहीं था। वो शुरू में तो सिमटने की कोशिश करती रही, फिर उसने ये कोशिश भी तर्क कर दी। उन दोनों के कंधे मिले हुए थे। उसके जिस्म के लम्स से शार्क अपने आप में अजीब सी सिनसनी सी कैफियत महसूस कर रहा था।
कभी तो उसके दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती कि शारिक को यह खौफ लाहक हो जाता कि आसपास बैठे हुए लोग उसकी धड़कन की आवाज ना सुन लें। तकरीबन आधे घंटे तक वह दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उनमें बातचीत शुरू हो गई। सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने थे और उस औरत को इस बात का अफसोस हो रहा था कि लहलहाते खेतों की जगह शोर मचाते और सियाह धुआं उबलते हुए कारखानों ने ले ली थी। उसका नाम समीना था। वो लाहौर की रहने वाली थी और फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी। वो अपनी कदर की शादी के सिलसिले में 10 दिन के लिए लाहौर आई हुई थी और अब वापस जा रही थी। लेकिन शारिक ने उससे नहीं पूछा था कि उसकी शादी हो चुकी है या नहीं। शारिक ने अपना नाम रिहान बताया था और कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने के लिए फैसलाबाद जा रहा है। बस शेखुपुरा और शाहगुड़ के अड्डों पर मुख्तसर वक्फों के लिए रुकती हुई 11 बजे के करीब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब GTS के अड्डे पर रुक गई। मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर उतरने लगे। शार्क ने ऊपर वाले शेल्फ से समीना का सफरी बैग उठाकर उसके हवाले कर दिया और अपना ब्रीफ केस भी उतार लिया। वो बस से उतर आए। समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और एक तांगे पर बैठ गई। तांगे पर मजीद मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी, वरना शार्क भी बैठ जाता। 2.5-3 घंटों के साथ ने शार्क के सीने में हलचल सी मचा दी थी। उसे अफसोस हुआ था कि यह सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया और समीना अपना अता पता बताए बगैर इस तरह चली गई थी जैसे कोई ताल्लुक ही ना रहा हो। शार्क अपने उस ख्याल पर खुद ही हंस दिया। उनमें ताल्लुक ही क्या था, वो तो एक बस के मुसाफिर थे। वक्त गुजारने के लिए उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। मंजिल पर पहुंचकर उनके रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन शार्क को हैरत थी कि वो समीना के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ा तांगे को उस वक्त तक जाता देख रहा था जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गया। शार्क पहली मर्तबा फैसलाबाद आया था। छांगे ने उसे बताया था कि वो मुनरवा सिनेमा के करीब नहर के पुल के साथ सादिक के 5 सिगरेट के फोके से हमीदा के बारे में पूछ ले। वो उसे हमीदे के डेरे पर पहुंचा देगा। लेकिन शारिक को यह भी मालूम नहीं था कि मुनरवा सिनेमा किस तरफ है। बस के तमाम मुसाफिर जा चुके थे। एक तरफ एक बुरके वाली औरत और 2 बच्चे बैठे हुए थे। उनके करीब ही लोहे का एक ट्रंक और एक टोकरी रखी हुई थी। एक 1.5 उम्र आदमी उनसे 2 कदम के फासले पर खड़ा सिगरेट के कच लगा रहा था। उन्हें शायद किसी बस पर सवार होना था। सामने खाली तांगा खड़ा था। शारिक तांगे के करीब आ गया। कहाँ जाना है बाबूजी? तांगे वाले ने पूछा। मुनरवा सिनेमा, शारिक ने जवाब दिया। बैठो, ले चलता हूँ। उधर की सवारी मिल गई तो ठीक है, वरना सालम तांगा। चलो सालम ही चलो। शारिक कहते हुए तांगे की अगली सीट पर बैठ गया। तांगा सर्कुलर रोड पर होता हुआ जंग बाजार के इख्तिताम पर नहर के पुल के पास रुक गया। वो मुनरवा सिनेमा है बाबूजी। तांगे वाले ने नहर के पार सिनेमा की तरफ इशारा किया। शारिक तांगे वाले को पैसे देकर उतर आया और ब्रीफ के साथ में लटकाए नहर के पुल की तरफ चलने लगा। ये नहर 15-20 फुट चौड़ी थी, गहरी ज्यादा नहीं थी। इसके किनारे पुख्ता ईंटों के थे। नहर में गाय भैंस भी नहा रही थी और बच्चे और आदमी भी। पुल के दोनों तरफ मुंडेरों पर छाबड़ी वालों ने कब्जा कर रखा था। पुल के दूसरी तरफ दाईं से नहर के बिल्कुल सामने मुनरवा सिनेमा था और बाईं तरफ दुकानें और होटल वगैरह थे। गुलाम मोहम्मद आबाद की तरफ जाने के लिए तांगों का अड्डा भी था। पुल से चंद गज आगे साथ साथ 2 होटल थे, जिनके पीछे कच्ची आबादी थी और उसके पीछे अनाज के बड़े बड़े गोदाम। होटलों के सामने फलों और खाने पीने की एशिया के छाबड़े और ठेले थे। सड़क से उड़ने वाली धूल वगैरह से बचाव का कोई तरीका इख्तियार नहीं किया गया था। दोनों उड़नों के सामने 5 सिगरेट के खोखे भी थे। शारिक पहले खोखे के सामने रुक गया, जहां 11-12 साल की उम्र का एक लड़का दुकानदारी कर रहा था। शादिक का खोखा यही है? शारिक ने लड़के से पूछा। वो आगे वाला खोखा है, लड़के ने इशारा किया। शारिक उस अगले खोखे पर चला गया। वहां 30-32 साल की उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। छोटी नोकदार स्याह दाढ़ी, माथे पर मोहराब और सर पर धागे से बनी हुई सफेद टोपी। उसका ये उलिया जाहिर करता था कि वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने का आदी है। लाहौर में 2 मरतबा सादिक से मुलाकात हो चुकी थी। शारिक उसे अच्छी तरह पहचानता था, मगर ये सादिक नहीं था। सादिक कहाँ है? शारिक ने पूछा। वो तो घर पर है जी। आप कहाँ से आए हैं? दाढ़ी वाले ने उसे घूरा। लाहौर से आया हूँ। सादिक को इतना भिजवा दो कि छांके का आदमी आया है, शारिक ने कहा। दाढ़ी वाले ने एक बार फिर सरतापा उसका जायजा लिया और फिर होटल की तरफ मुंह करके किसी को आवाज दी। उसी मैले से लिबास में एक लड़का आ गया। उसके बाल बेतहाशा बड़े हुए और उलझे हुए थे। ओए काके, दाढ़ी वाले ने लड़के की तरफ देखते हुए कहा। चाचे से जाकर कह लाहौर से फरोना आया है, छांगे ने भेजा है। लड़के ने एक नजर शारिक की तरफ देखा और फिर होटल के साथ ही एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके साथ ही सादिक भी था। शारिक ने उसे दूरी से देखकर पहचान लिया था। सादिक बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था। ओए सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो। उसने इज़ारे खुलूस के तौर पर
शारिक से मुआनका भी कर डाला। आओ जी घर चलते हैं, उसने कहा। फिर लड़के की तरफ देखते हुए बोला, ओए काके 2 फर्स्ट क्लास चाय लेकर आओ। शारिक उसके साथ गली में दाखिल हो गया। तंग और गंदी सी 2-3 गलियां घूमने के बाद वो एक कच्चे मकान में दाखिल हो गए। मकान के जिस कमरे में वो दाखिल हुए थे वो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी, 5-6 कुर्सियां सलीके से रखी हुई थी। दरमियान में एक मेज भी रखी हुई थी जिस पर कपड़ा बिछा हुआ था। कुर्सियों के कुशन पर कढ़ाई की हुई थी। बैठो शारिक बाबू, सादिक ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। शारिक कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफ केस उसने अपने करीबी फर्श पर रख लिया था। थोड़ी देर बाद लड़का भी चाय लेकर आ गया। लो शारिक बाबू चाय पियो। सादिक ने एक कप उसके सामने रख दिया। वो खामोशी से चाय की चुस्कियां लेते रहे। फिर सादिक ने पूछा, कैसे आना हुआ शारिक बाबू? लाहौर में कुछ गड़बड़ हो गई है यार। शारिक ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब लिया। छांगा ने कहा कि चंद रोज के लिए तुम्हारे पास चला जाऊं, मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चला आऊंगा। कोई बात नहीं शारिक बाबू, हम लोगों की जिंदगी में ऐसी ऊंच नीच तो होती ही रहती है। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। सादिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, जीरे वाले केस का क्या हुआ? उस दिन लाहौर में गया था तो पता चला था कि जीरे को पुलिस ने पकड़ दिया है और शाकर भी मारा गया है। छांगा से तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी। जीरा 3-4 रोज पहले ही छूट कर आ गया था। पुलिस ने पैसा लेकर उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया है, शारिक ने जवाब दिया। चलो अच्छा हुआ, सादिक ने कहा। पुलिस हम जैसे लोगों की आंख मचोली तो होती ही रहती है। इस पकड़ दकड़ के बगैर ना तो पुलिस का गुजारा होता है और ना ही हमारा। तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? शारिक ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास, साजिद ने जवाब दिया। यहाँ 6 बड़ी पार्टियां ये बिजनेस कर रही हैं। तुम्हारी दुआ से तुम्हारी इस बाई का बड़ा ठेका है। तुम्हारी दुआ से तुम्हारी इस बाई का बड़ा जोर है। यहाँ आधा शहर अपना मुरीद है। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए सादिक की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। गुड़ा हुआ जिसम, मजबूत हाथ पैर, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और तलवार कट मूंछें। सर गंजा था। वो हर हफ्ते बाकायदगी से सर पर उस तरह फिरवाने का आदी था। सादिक मशरकी पंजाब के शहर होशियारपुर का रहने वाला था। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके माँ बाप होशियारपुर से हिजरत करके आए थे। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। सेन की तरफ से कभी कभी बातों की आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। उन आवाजों में 2 औरतों की आवाजें भी शामिल थी। उन आवाजों से शारिक ने अंदाजा लगा लिया था कि एक औरत बूढ़ी थी और दूसरी जवान। तकरीबन 1 बजे के लगभग किसी ने बैठक का अंदरूनी दरवाजा खटखटाया। सादिक उठकर बाहर चला गया। उसके आने में 3-4 मिनट लग गए थे। रोटी तैयार है शारिक बाबू, आओ हाथ धो लो, सादिक ने कहा। शारिक उसके साथ सेन में आ गया। खासा वसी हुआ रेज पुख्ता सेन था। एक तरफ खुरा बना हुआ था और पानी का ड्रम रखा हुआ था। शारिक ने ड्रम की टोंटी खोली और हाथ धोने लगा। फिर थोड़ी देर में बैठक में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सादिक ने मेज पर खाना लगा दिया। भाई इस वक्त जो कुछ है वही खाना पड़ेगा, सादिक बोला। हर चीज खुदा की नेमत है, किसी चीज से इनकार नहीं करना चाहिए, शारिक ने जवाब दिया। वो दोनों खाना खाते रहे। खाने के बाद सादिक ने बर्तन उठाकर अंदर पहुंचा दिए। शारिक बाबू, अगर तुम आराम करना चाहो तो साथ वाले कमरे में जाकर लेट जाओ। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, सादिक ने कहा। मैं यहीं दरी पर लेट जाऊंगा, अंदर खवातीन को बिला वजह तकलीफ होगी, शारिक बोला। खवातीन कौन है? बड़ी बूढ़ी माँ और भतीजी है, वो तुमसे पर्दा तो नहीं करेंगी, सादिक ने कहा। वो दोनों बैठक से निकलकर सेन में आ गए। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो शारिक ठिठक कर रुक गया। कमरे में 2-4 पाइयां थी। एक पर सफेद खेस बिछा हुआ था और 15-16 साल की एक लड़की दूसरी चारपाई पर खेस बिछा रही थी। वो शारिक को देखकर शर्मा सी गई। उसने चादर बिछाकर तकिया रखा और तेजी से कमरे से निकल गई। ये मेरी भतीजी है नजमा, सादिक ने कहा। 3 साल पहले पुलिस ने इसके बाप को पकड़ लिया था और थाने में तशद्दुद करके उसे हलाक कर डाला। मरने के बाद उसके जिस्म में 2 गोलियां उतारी गई और लाश को सड़क पर डालकर यह मशहूर कर दिया कि वो एक खतरनाक डाकू था जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। सदमे की ताब ना लाकर मेरी भाभी का भी हार्ट फेल हो गया। ये दोनों बहन भाई मेरे ही पास रहते हैं। पान के कोके पर दाढ़ी वाला जो लड़का बैठा हुआ था वो मेरा भतीजा है और उसका नाम अशरफ है। शारिक के चेहरे पर अफसोसगी सी छा गई। वो जहां भी गया था उसने पुलिस के जुल्म जबर के ऐसी ही दास्तानें सुनी थी। वो जिन लोगों से मिला था वो तमाम जराइम पेशा थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे जराइम की ये जिंदगी विरसे में मिली हो, या शौकिया तौर पर जिल्लत और रुसवाई का ये रास्ता अपनाया हो। इन्हें मुजरिम बनाने में पुलिस का हाथ था। वो खुद एक जिंदा मिसाल की हैसियत से मौजूद था। वो बड़ी इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे ये खतरनाक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। यार शारिक बाबू, शारिक ने दूसरी चारपाई पर लेटते हुए कहा, सुना है तू पढ़ा लिखा है, बीए किया है तुमने।
तुम तो किसी दफ्तर में अफसर बन सकते थे, फिर ये घिनौना धंधा क्यों शुरू कर दिया तुमने? तालीम तो रोशनी फैलाती है, तुम गुनाहों के अंधेरे में कैसे आ गए? पुलिस की मेहरबानी से, शारिक ने जवाब दिया। यदुस्सा की इल्म की रोशनी इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है।